बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो है वो पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज। रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज के हवाले से हम किन चीज़ों का ख्याल करेंगे और किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये चीज़ इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि रिलेटेड पार्टीज जो है वो क्या होता है टॉपिक, ठीक है। एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कंपनीज वो क्या चीज़ है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, कि एक बिजनेस जो है, बिजनेस की जो एंटिटी है उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को डिस्कस किया, फिर पार्टनरशिप बिजनेस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद कंपनी बिजनेस को डिस्कस किया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिजनेस एंटिटी नहीं कहलाती, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी जो होती है वो बेसिकली उसका पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ठीक है, इनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कि जिनका मकसद जो होता है वो ट्रेडिंग करना या इनका जो है वो मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। इनका मकसद जो होता है वो फलाह व बहबूद होता है। तो हमने लास्ट टाइम इस चीज़ को भी डिस्कस किया था, इस जो ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड इट्स मीटिंग्स जो थी वो क्या थी। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया, जिसके अंदर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर को डिस्कस किया, फिर हमने कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, फिर उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी को हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि कंपनी जो है वो एक किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी डिस्कस किया, ठीक है, कि एक कंपनी के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो क्या होते हैं और कंपनी का जो एग्रीमेंट या आइन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि मीटिंग जो होती हैं वो किस तरह की होती है, जिसके अंदर हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग को देखा, एनुअल जनरल मीटिंग को देखा, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज क्या होता है, कि दो कंपनी जो होती हैं वो आपस में उनका किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर जो है जो के एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं उनके अंदर क्या रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होते हैं और किस तरह का रिलेशनशिप होता है। टू और मोर कंपनीज में बी इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड इन one of the following manners, ठीक है। They can have a business relationship of such a nature that can be termed as related parties, ठीक है, कि उनका जो एक बिजनेस जो रिलेशनशिप होता है उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी। और ये जो रिलेशनशिप होता है ये किस तरह का हो सकता है कि या तो वो दे कैन बी एसोसिएटेड टू ईच अदर्स, या वो एसोसिएटेड होते हैं, या फिर दूसरी जो उसकी शक्ल होती है कि वन कंपनी कैन बी ए सब्सिडरी ऑफ द अदर, ठीक है, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी फॉर्म होती है। अब ये सब्सिडरी और एसोसिएटेड क्या होती है ये हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के हवाले से क्या कहते हैं, कहता है जी रिलेटेड पार्टीज इन रिलेशन टू अ कंपनी हैव बीन डिफाइंड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एज फॉलोज। ठीक है, कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है उसका जो फोर्थ शेड्यूल है उसके अंदर रिलेटेड पार्टीज के हवाले से डिस्कस किया गया। और क्या डिस्कस किया गया है जी कि रिलेटेड पार्टीज इन रिलेशन टू अ कंपनी means an entity which has the ability to control the company or exercise significant influence over the company in making financial operating decisions or vice versa। ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है कि एक ऐसी एजेंटिटी होती है जो कि सलाहियत रखती होती है, एबिलिटी टू कंट्रोल द कंपनी, कंपनी को कंट्रोल करने की, और एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक अपना जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, अपना असर छोड़ना या किसी को मुतासर करना या किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती अपना काम लेना या कह लें कि उसको सप्रेस करते हुए अपना काम लेना, उस चीज़ को हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी इन मेकिंग फाइनेंशियल, जो उसके माली मामलात होते हैं या ऑपरेटिंग डिसीजंस जो होते हैं उनके हवाले से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी। अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में मैं आपके साथ बयान करूंगा, बाकी फिर हम इन चीज़ों के ऊपर दोबारा डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि रिलेटेड पार्टी क्या चीज़ है कि वो कोई भी ऐसी पार्टी जो आपके बिजनेस के अंदर इतना असर व रसूख रखती हो कि आप अपने डिसीजंस उससे पूछे बगैर ना ले सकते हो, या आपके डिसीजंस को चेंज करने की उसके अंदर सलाहियत हो कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो आपको इतना मजबूर कर दे कि आप अपना डिसीजन जो है वो बदलने पे मजबूर हो जाएं, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कि वो उसका इतना कंट्रोल है वहाँ पर, वहाँ के हवाले से उसके जो माली मामलात हैं या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनके हवाले से, ऑपरेशनल जो मामलात हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि वो असर व रसूख रखती है मैनेजरियल पोजीशंस के हवाले से, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो होती है उसके हवाले से, तो उस चीज़ को हम कहेंगे, ऐसी पार्टी को हम कहेंगे रिलेटेड पार्टी। अब ये रिलेटेड पार्टी क्या क्या हो सकती है इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी दिस मीन्स दैट देयर इज सच अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द कंपनीज। ठीक है, कि ये बिजनेस रिलेशनशिप होता है किसी कंपनीज के अंदर, इंडिविजुअल के दरमियान, एंटिटीज के दरमियान। ठीक है ना, तीन तरह की चीज़ें हैं कि लोगों के दरमियान भी हो सकता है, कंपनीज के दरमियान में भी हो सकता है, और किसी एंटिटी के दरमियान भी हो सकता है, किसी बिजनेस वेंचर के दरमियान। ठीक है, that they can influence the decision making process of each other or at least one of them can influence the other। ठीक है, कि उसमें से कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अच्छा जी आगे फिर फर्दर इसके ऊपर मजीद को क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टीज एज पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके अंदर अब कौन कौन लोग हो सकते हैं कि एंटिटी हो सकती है दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड बाय और आर अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, ये कोई एंटिटी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, ये मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये कोई इंडिविजुअल, कोई शख्स भी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के अंदर जब वो उसकी इतनी मुदाखलत हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
कि वो आपके वोटिंग पावर को मुतासर कर सके, ठीक है, कॉमन कंट्रोल्स को मुतासर कर सके, ठीक है, और इतना उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो कि वो कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, अपडेट करने की उसके अंदर सलाहियत हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। अब इसकी तशरीह जो है यहाँ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है, ये की मैनेजमेंट के पर्सनल भी हो सकते हैं, कि मसलन जो मैनेजरियल लेवल पे जो लोग चले जाते हैं ना, जैसे कोई आपका कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम जो लोग होते हैं, क्लोज मेंबर्स जो होते हैं ना, जो वफादार पार्टनर भी हो सकते हैं कोई ऐसे, कि जिनका बहुत ज़्यादा एक असर रसूख हो जाता है कंपनी के अंदर, कि वो आपके जो माली मामलात या जो ऑपरेशनल मामलात हैं उनको उनको उनके अंदर अपना रोल अदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो इसके हवाले से कोई एंटिटी हो सकती है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, ये तमाम लोग हो सकते हैं उसमें, ठीक है। और ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो के मेजर शेयर होल्डर्स हों, ठीक है। मेजर शेयर होल्डर से मुराद कि जिनके पास एक अच्छी खासी जो है कंपनी के शेयर जो है उन्होंने खरीद के रखे हों, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे अल्फाज में रिलेटेड पार्टी के हवाले से अगर हम इस चीज़ को मजीद जो है एक्सप्लेन करें तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 24, a party is related to an entity if directly or indirectly, directly हो या indirectly हो, through one or more intermediaries, ठीक है, क्या है, कंट्रोल करे। दूसरे नंबर पर हैज़ एन इंटरेस्ट इन द आइडेंटिटी, इंटरेस्ट रखती हो, हैज़ जॉइंट कंट्रोल ओवर द आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इट इज़ एन एसोसिएटेड हो, जॉइंट वेंचर किया हुआ हो, ये तमाम जितनी चीज सूरतें हैं ये आपकी रिलेटेड पार्टीज कहलाती हैं, ठीक है। रिलेटेड मीन मुतलका जो पार्टीज हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी शेप में आपके बिजनेस के लिए अंदर उनका रोल होता है, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट रोल से मुराद ये नहीं कि वो कोई आपके बहुत जूनियर लेवल के ऊपर रोल प्ले करते हैं, बल्कि वो एक मैनेजरियल लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हो सकते हैं, इसी तरीके से वो पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है, कोई और लोग भी हो सकते हैं जो एक अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसी के अंदर जो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमें मजीद इसके हवाले से क्या कहता है कि इट इज़ द मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट। ये वही चीज़ें जो मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस की हैं, ठीक है, कि इस वो जो है वो की मैनेजमेंट पर्सनल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो कंट्रोल ये जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हों, ठीक है ना, बस कोई एक बंदा कंट्रोल कर रहा है या दो चार लोग मिलकर अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं तो वो रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शंस की बारी आ जाती है कि उनको हम किस तरीके से उनके जो मामलात उनके साथ जो डीलिंग होती है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या उसको हम किस तरीके से उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो पास करते हैं, ठीक है। In case of transactions with related parties, certain information has to be disclosed in financial statements, ठीक है। कोई भी रिलेटेड पार्टीज जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम उनकी जो मुतलका जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी डिस्क्लोज इंक्लूड्स द अकाउंटिंग पॉलिसी। उनसे मुतलका जो आपने डिस्क्लोज करनी होती है इंफॉर्मेशन, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, एक तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है यूज्ड इन रिकॉर्डिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस जो होती है ये एक टर्म जो इस्तेमाल की जाती है स्टूडेंट अकाउंटिंग के अंदर, कि यानी कि
आप जो है जैसे अगर किसी आर्म लेंथ प्राइस क्या होती है कि एक ऐसी कीमत कि जो अगर आप एक आइटम अगर आप किसी बाहर वाले बंदे को आउटसाइडर को जिस रेट पे आप फरोख्त करते हो और उससे जो कीमत आप चार्ज करते हो वही प्राइस अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टी यानी कि ऐसा बंदा जो आपके इंटरनल आपकी मैनेजमेंट के अंदर उसका असर और रसूख है उसको जब आप दोगे तो वो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस कहलाएगी। ठीक है, तो हम जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको हमेशा आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई फ्रॉड एम्बेजलमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नाशुमार हो कि आपने कंपनी के अंदर जो है वो फ्रॉड किए जा रहा है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी कैन बी एसोसिएटेड भी हो सकती है और सब्सिडरी भी, जो हमने पीछे डिस्कस किया। अब हम जरा थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं कि एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी होती हैं। वो कहता है एनी टू और मोर कंपनीज, दो या दो से जायद, और अंडरटेकिंग्स के कुछ ऐसे लोग जो मिलकर जो वेंचर जो शुरू कर लेते हैं, और अ कंपनी या कोई एक कंपनी हो सकती है, और एन अंडरटेकिंग वुड बी एसोसिएटेड विद ईच अदर, कि कुछ लोग जो मिलकर एग्रीमेंट करके एक दूसरे के साथ जो है वो एसोसिएट बन जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि इनमें से अगर वो कोई कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो फिर वो क्या कहलाती है, एसोसिएटेड कंपनी। और कंडीशन क्या है, एक सिंगल पर्सन इज ऑनर, अगर एक बंदा हो और वो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का। ठीक है, कि अगर एक शख्स जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हो या पार्टनर हो या ऑनर हो तो वो आपकी एक एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी एक तरह से। ठीक है, दूसरी शक्ल उसकी अ सिंगल पर्सन ओन्स, अगर एक ही शख्स 20% और मोर शेयर होल्डिंग इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन, के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अगर एक शख्स जो है कम से कम 20% जो है या उससे जायद जो है शेयर्स रखता है तो वो आपकी जो है वो एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी। इफ बोथ कंपनीज और इंटरप्राइजेस आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, और इफ वन इज सब्सिडरी ऑफ अदर। ठीक है, कि अगर कुछ दोनों कंपनियां या इंटरप्राइज जो है वो किसी एक कॉमन मैनेजमेंट या उसके कंट्रोल में आ जाएं तो वो भी आपके एसोसिएटेड कंपनीज कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, एसोसिएटेड कंपनीज जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या कहते हैं, कहते हैं जी एन एंटरप्राइज इन विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज neither a subsidiary nor a joint venture of the investor। ठीक है, कि एक इंटरप्राइज जो होती है जो कि इन्वेस्टर होती है, ठीक है ना, कि उसने इन्वेस्टमेंट की होती है किसी भी कारोबार में, अपनी जो है उसने इन्वेस्टमेंट की है, अपनी सरमायाकारी की हुई है, और वो रखती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जो हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि एक खास किस्म का असर और रसूख रखती है, विच इज नाइदर अ सब्सिडरी, ना ही वो सब्सिडरी कंपनी है और ना ही जॉइंट वेंचर है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड कंपनी कहेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से मुराद हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया कि इज द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है कि उसके अंदर कितनी सलाहियत हो कि वो पार्टिसिपेट कर सके, but not to control the financial management affairs of the enterprise। ठीक है, कि सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो फाइनेंशियल या मैनेजमेंट अफेयर्स हैं उसकी कंपनी के, ठीक है, उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो उन चीज़ों को कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट influence is usually evidenced in more or one or more of the following ways। ठीक है, नंबर 1, representation on the board of directors,
कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, और इक्विवेलेंट गवर्नर बॉडी ऑफ द इन्वेस्टी, ठीक है, या उसके जो इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी होती है ना किसी भी कंपनी की, उसके अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन हो। फिर उसके बाद इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% मोर, ये चीज़ें हमने पीछे भी डिस्कस की हैं कि अगर एक शख्स जो है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर या की मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर वो काम करता हो, या उसके पास 20% शेयर्स हों किसी एक शख्स के पास, और अगर वो जॉइंटली काम कर रहे हैं तो फिर उनके पास कम से कम हर एक के पास 10% शेयर्स हों, तो फिर जो है वो प्रिज्यूम किया जाता है उसके हवाले से कि दैट इन्वेस्टर डज हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case, ठीक है, कि अदरवाइज वो खुद जो है डिमॉन्स्ट्रेटेड करे क्लियरली कि वो ऐसा नहीं रखता, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है फर्दर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 28 जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी इंटरचेंज ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजरियल पर्सनल होता है या प्रोविजन जो होती है एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन की, वो क्या कहती है जी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कौन से होते हैं 10% शेयर होल्डिंग शेयर्स, ठीक है, उनके पास कम से कम 10% शेयर्स हों, नॉमिनेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी नॉमिनेशन हो, कॉमन डायरेक्टर्स हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो इन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग एंड पर्सनल, ठीक है, तो उस चीज को हम कहेंगे ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, ठीक है। ये इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया कि अगर एक कंपनी कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 49% शेयर होल्डिंग हो तो वो आपकी कहलाती है एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 50% शेयर और अबव जो उसके जो है ना कंपनी वो उसकी क्या नाम है कोई दूसरी कंपनी के पास हो, तो वो ये जो कंपनी है जिसके शेयर्स दूसरी कंपनी के पास हैं वो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी क्या है, अ कंपनी शुड बी टर्म्ड एज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ द अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स शेयर और हैज द पावर टू अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, एक कंपनी है अगर उसके 50% या उससे जायद शेयर जो है किसी और कंपनी के पास हो या उसने खरीद रखे हों, तो जिस कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी ने खरीदे हुए हैं वो कंपनी दूसरी कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इसको हम आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये देखें एक कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, कि फर्ज करें एक बी कंपनी है, उसने होल्ड्स रखती है मोर देन 50% शेयर ऑफ ए, कंपनी ए के हवाले से उसके पास जो है वो कंपनी ए के 50% शेयर्स उससे जायद हैं उसके पास, ठीक है। देयरफॉर ए इज सब्सिडरी ऑफ बी, ये जो ए कंपनी है ये इसके लिए सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अ कंपनी सी होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ बी एंड देयरफॉर बी इज सब्सिडरी ऑफ सी, ठीक है, कि अगर सी कंपनी जो है बी की के शेयर रखती है तो वो बी जो है वो सब्सिडरी कहलाएगी सी की, ठीक है। इन दिस एग्जांपल देयर आर टू डायरेक्ट रिलेशंस ए टू बी, ठीक है ना, कि ए का बी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसको आप एक साइड पे कर दीजिएगा, ठीक है। जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ आपने उसको समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए इज डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ बी, ठीक है,
कि अगर चूँकि ए के जो है शेयर्स जो हैं वो बी के पास हैं, तो बी जो है बेसिकली होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और जो ए है वो बेसिकली सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है बी के जो है शेयर जो हैं वो सी के पास हैं, तो सी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और बी यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सब्सिडरी कंपनीज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या है, एन एंटरप्राइज वुड बी द सब्सिडरी ऑफ एन अदर कंपनी इफ द इन्वेस्टर एंटरप्राइज कैन कंट्रोल द सब्सिडरी। ठीक है, कि एक एंटरप्राइज जो होती है वुड बी द सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, कि कोई भी एंटरप्राइज जो होती है वो दूसरी कंपनी के लिए एक सब्सिडरी होगी अगर इफ दैट इन्वेस्टर एंटरप्राइज, कि अगर उस एंटरप्राइज ने कैन कंट्रोल द सब्सिडरी, कि उस सब्सिडरी के तौर पर उसको कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लुएंस रखती हो। ठीक है ना, कंट्रोल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू गवर्न द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ठीक है ना, कि अगर वो उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखती है तो उस चीज को हम कहेंगे कि ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सब्सिडरी के हवाले से भी दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि या तो वो मुकम्मल होली ओन्ड 100% शेयर, ठीक है, कि ऐसी कंपनी जिसके तमाम शेयर्स आपने खरीद रखे हैं तो वो कंपनी आपके लिए क्या है, होली ओन्ड 100% जो है वो समझ लें सब्सिडरी कंपनी आपके लिए कहलाएगी। और अगर आपने उस कंपनी के 50% या उससे जो ब्याज शेयर आपने खरीदे हुए हैं तो फिर वो जो है आप उसके पार्शली जो है वो मालिक कहलाएंगे, यानी कि वो आपके लिए एक पार्शली सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है रिलेटेड पार्टीज को और रिलेशनशिप ऑफ कंपनीज के हवाले से हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, ये टॉपिक तो जो हैं बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ में इसको जितना ब्रीफ रहते हुए एक्सप्लेन करूं उतना ही मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ करने की इसको लेके चलूं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मेरे से वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर वो पूछ सकता है, किसी भी किस्म की क्यूरी जो है या क्वेश्चन उसके माइंड में है तो वो डिस्कस कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के हवाले से आगे फर्दर जो है इसके अंदर अपने टॉपिक को जो है वो एक्सपेंड करेंगे। अगले पार्ट के हवाले से इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट के लिए जो है हम फर्दर मजीद डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।